आज का टॉपिक क्या है? वासेनार अरेंजमेंट। सबसे पहले है क्या ये वासेनार अरेंजमेंट? देखिए, वर्ल्ड लेवल पे कुछ कुछ ऐसे रेजिम्स हैं जो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। किस चीज का एक्सपोर्ट? वेपन्स का, है ना, या फिर वैसे टेक्नोलॉजी का जो ड्यूअल यूज, जिसका ड्यूअल यूज हो सकता है। ड्यूअल यूज मतलब पीस के लिए भी यूज हो सकता है और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है ना। जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर समझते हैं, न्यूक्लियर है ना। तो न्यूक्लियर मटेरियल्स का यूज आप पीस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी, न्यूक्लियर जो एनर्जी पावर प्लांट होते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उसको आप मिलिट्री यूज में भी कर सकते हैं, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में या एटम बॉम्ब के रूप में, है ना। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका आप ड्यूअल दो तरीके से यूज कर सकते हैं, पीस के टाइम में भी और वॉर के टाइम में भी। तो उनको कहा जाता है ड्यूअल, क्या कहा जाता है? ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो वेपन्स है या फिर ड्यूअल यूज गुड्स या टेक्नोलॉजी है, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कई सारे रेजिम्स बनाए गए हैं, कई सारे ग्रुप बनाए गए हैं, है ना, कई सारे एसोसिएशन बनाए गए हैं। उनमें से एक है वासेनार अरेंजमेंट, और जो दूसरे हैं वो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, है ना। ये सारे जो है वो अदर्स ग्रुप हैं। इसके अलावा वासेनार के अलावा ये सारे अलग ग्रुप है। अब देखिए, सबका काम पहले समझते हैं। वासेनार अरेंजमेंट का मेन मकसद क्या है? वासेनार अरेंजमेंट का मेन मकसद क्या है? इट इज अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेजिम, एक्सपोर्ट रेजिम, है ना। इसमें जो स्टेट इसके मेंबर्स होंगे वो अगर वासेनार अरेंजमेंट से बाहर, इसमें 42 कंट्री है, वासेनार अरेंजमेंट में 42 मेंबर्स हैं। वासेनार अरेंजमेंट में कितने हैं? 42 मेंबर्स। अगर उससे बाहर इन सारे गुड्स का, जो डुअल यूज गुड्स है या वेपन्स का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें हर 6 महीने पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे ये एक्सपोर्ट किया, या यहाँ इसको डिनाई कर दिया, है ना। डिनाई भी वो कर सकते हैं, इस ग्रुप के बाहर वो डिनाई कर सकते हैं, इस ग्रुप में डिनाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी वेपन्स या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए इस ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहर के मेंबर्स को, बाहर के देशों को डिनाई भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अगर वो बेचते हैं या डिनाई करते हैं तो सारी चीजों का रिपोर्ट उन्हें हर 6 महीने पे उन्हें देना पड़ेगा, है ना, वासेनार अरेंजमेंट में। ये इसलिए किया गया है कि ताकि मतलब कंट्रोल हो सके, जो एक्सपोर्ट है वेपन्स और जो ड्यूअल यूज गुड्स है उनका जो एक्सपोर्ट है उसको हम कंट्रोल कर सके, उनका हमारे पास डेटा रहे कि किसके पास क्या जा रहा है ना, किसके पास क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए पाकिस्तान को अमेरिका ट्रांसफर कर रहा है न्यूक्लियर, ठीक है, तो पाकिस्तान अगर वासेनार ग्रुप में नहीं है तो यूएस को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने इस देश को दिया है इतना वेपन, है ना, न्यूक्लियर वेपन। तो इससे सब इस पे क्या होगा? पीस इस्टेब्लिश करने में एक मदद मिलेगी वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो वासेनार अरेंजमेंट का मेन मकसद क्या है? जो वेपन्स है, कई तरह के वेपन, कमर्शियल जो कन्वेंशनल जो वेपन्स होते हैं, जैसे तोप, है ना, बंदूक, ये सारी चीजें, एसएलआर, ये सारी चीजें, है ना। तो इन सारे वेपन्स का और जो ड्यूअल यूज गुड्स है या टेक्नोलॉजी है, ड्यूअल गुड्स मतलब जिसको हम पीस में भी यूज करते हैं और वॉर के टाइम में भी यूज करते हैं, जैसे न्यूक्लियर, उनका कहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम इस अरेंजमेंट के द्वारा क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसी तरह जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ये भी उसी तरह के न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजों को, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर गुड्स को के एक्सपोर्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। और जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको इजिली अवेलेबल मिल जाएगा, यूरेनियम जैसे चाहिए, है ना, इंडिया को, या कोई टेक्नोलॉजी चाहिए न्यूक्लियर से रिलेटेड, तो वो टेक्नोलॉजी या यूरेनियम इंडिया को आसानी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एनएसडी का अभी मेंबर नहीं है। अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है कि एनएसडी का मेंबर होना चाहिए इंडिया का। जब कोई भी देश मेंबर हो जाएगा एनएसडी का, तो उसको आसानी से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकली किस चीज के लिए है? न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर जो गुड्स हैं उनकी एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप किस चीज के लिए है? केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो मेडिसिन से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है या कोई सामान है वैसा, है ना, या केमिकल कोई वेपन है या केमिकल कोई सब्सटेंस है जिसको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए कौन है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो लिख लीजिएगा, ये किसके लिए है? केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस के लिए, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप बनाया गया है ना। केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, जिसको कि वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है ना।
chemical and biological technology that can be used as weapon. Chemical and biological technology that can be used as weapon. उसके ट्रांसफर, जैसे कि आपने सुना होगा कई बार वर्ल्ड वॉर में केमिकल वेपन्स यूज किया गया था, है ना, सुना होगा केमिकल वेपन्स यूज किया था जर्मनी ने, है ना, हिटलर ने। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन क्या हुआ, जो वायरस है ना, वायरस या कोई ऐसा छोड़ दिए किसी देश पे, है ना, जैसे कोरोना वायरस है, मान लो उसको वेपन के रूप में यूज करना है, तो किसी देश में वो छोड़ दिया गया या वर्ल्ड लेवल पे छोड़ दिया गया, है ना, कितना तबाही मचाया। तो उसी तरह केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो कि वेपन के रूप में हो सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाया गया है ना। जो इस ग्रुप में होंगे उनको इजीली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो ग्रुप से बाहर होंगे उनको आसानी से ये टेक्नोलॉजी या गुड्स नहीं मिलेगा। उसी तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन किस चीज के लिए है, जो मिसाइल्स होते हैं, जो डिफेंस में हम लोग मिसाइल करते हैं, अग्नि मिसाइल जैसे इंडिया का है ना, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए या रॉकेट जो स्पेस में जाता है उससे रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रॉकेट्स एंड अदर एरियल व्हीकल्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन ऑफ मास डिस्टेंस, जैसे कि ये होता है आपका अनमैन्ड यूएवी होता है ना, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ड्रोन्स जिसको कहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी हुआ, है ना। तो इसमें ड्रोन या दूसरे तरह के मिसाइल, जैसे अग्नि मिसाइल है, आकाश मिसाइल है ना, रॉकेट है। आकाश मिसाइल कैसे वर्क करता है, वो फाइटर प्लेन से उसको छोड़ते हैं, अग्नि मिसाइल धरती से रॉकेट के रूप में जाता है, फिर वो वॉर करता है ना। तो इस तरह के मिसाइल्स को या रॉकेट के रूप में जो वेपन के रूप में यूज होते हैं, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये ग्रुप है। तो ये चारों ग्रुप क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है ना। किस तरह के एक्सपोर्ट के लिए, वैसे वेपन्स या वैसे गुड्स जो ड्यूअल यूज गुड्स हैं, उनके गुड्स या टेक्नोलॉजी है, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए चार रिजिम बना था। इतना समझ में आ गया। तो अगर कहीं आता है क्वेश्चन, मेंस में भी आ सकता है, ठीक है, लिखने के लिए कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम क्या है वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया का क्या उसमें पार्टिसिपेशन है। तो इंडिया एनएसजी को छोड़ के बाकी तीनों ग्रुप का मेंबर है ना। एनएसजी को छोड़कर अभी एनएसजी पे बात चल रहा है, चाइना उसमें अड़ंगा लगा रहा है ना, बोल रहा है पहले इंडिया को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करना होगा। अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको फैलाया नहीं जाए वर्ल्ड लेवल पे, है ना। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको फैलाया नहीं जाए। उस पे आप अब अगर एनपीटी पे आप साइन करते हैं तो आप किसी देश से न ले सकते हैं न्यूक्लियर चीजें, न दे सकते हैं उसको, मतलब उसको फैला नहीं सकते। एनपीटी पे बोल रहा है साइन करने के लिए, तभी आपको एनएसडी में शामिल किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। मतलब आप टेक्नोलॉजी अपने तक रखेंगे, है ना, उसको फैलाएंगे नहीं। तो इंडिया का कहना है कि डेवलप्ड कंट्री ने तो उसको पहले यूज कर लिया है, इंडिया तो अभी किया नहीं है। इंडिया और जो दूसरे डेवलपिंग कंट्री है, खासकर एशियन कंट्री है, उन्होंने तो अभी तक यूज ही नहीं किया है। तो आप अभी कैसे बैन कर रहे हैं, पहले सबके पास होना चाहिए न्यूक्लियर, उसके बाद हम एनपीटी पे साइन करेंगे। तो इंडिया एनपीटी पे साइन नहीं किया था, है ना। और 1974 में इंडिया ने आपने देखा भी होगा मूवी में, वो मिसाइल, है ना, टेस्टिंग किया था। कौन सा क्या जगह था, पोखरण, है ना, पोखरण में, राजस्थान में। तो इसलिए चाइना कह रहा है कि आप पहले एनपीटी पे साइन कीजिए, है ना, तब आपको एनएसजी का मेंबर लेंगे। चाइना अडंगा लड़ाए हुए, है ना। तो इसलिए एनएसजी का नहीं है मेंबर, बाकी तीनों ग्रुप का इंडिया मेंबर है। मेंबर क्या है, वासेनार अरेंजमेंट का तो इंडिया अभी जैसे न्यूज में है कि इस बार इंडिया 2023 के लिए वो लीडरशिप एज्यूम करने वाला है, यानी चेयरमैनशिप एज्यूम करने वाला है 2023 में, है ना। तो यही न्यूज था अभी कि इंडिया 2023 में वासेनार अरेंजमेंट का चेयरमैनशिप धारण करने वाला है, G20 का भी करने वाला है ना। तो ये सब याद रखिएगा, G20 का भी जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास है, इस बार होस्ट कर रहा है इंडिया, है ना, दिल्ली में होगा। क्वेश्चन भी पूछा था ना, तो ये सब याद रखना है। तो वासेनार अरेंजमेंट का चेयरमैनशिप 2023 से इंडिया इसको एज्यूम कर रहा है। तो वासेनार ग्रुप अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट रीजन है, मतलब वॉलंटरी आप इसमें इसका मेंबर बन सकते हैं, कोई ऐसा फोर्सफुल नहीं है। इंडिया इसका मेंबर कब बना है, 2013 में, सबसे लेटेस्ट यही बना है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट बना है और साथ इतनी जल्दी ये चेयरमैनशिप एज्यूम करने वाला है। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर arms transfer and transfers denial of certain dual use goods to destination outside the arrangement on a ship।
अगर वासेनान अरेंजमेंट में जो 42 कंट्री है उससे बाहर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वेपन्स या ड्यूअल गुड्स या टेक्नोलॉजी का, या फिर डिनाई भी कर रहे हैं अगर, है ना, नहीं देंगे आपको, तो उस केस में आपको हर 6 महीने पे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इट एम्स एट कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मटेरियल और कंपोनेंट्स टू कंट्रीज व्हिच अंडरमाइन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आपको लग रहा है जैसे पाकिस्तान मांग रहा है तो इंडिया मना कर सकता है, या कोई दूसरे देश जो वासेनान अरेंजमेंट के हैं वो मना कर सकता है कि नहीं देंगे, तो ये आपका थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के स्टेबिलिटी के लिए आपको देना अच्छा नहीं हो सकता है ना, तो मना कर सकता है, वहां डिनाई कर सकता है या दे भी सकता है। तो उस केस में रिपोर्ट करना रहता है, और इसका मकसद है इसी चीज को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, है ना, और ऐसे कंट्री को सप्लाई नहीं करना जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, 42 मेंबर्स हैं who exchange information on transfer of conventional weapon and dual use goods। आपस में ट्रांसफर करते हैं डेटा को कि मैंने यहाँ पे दिया, है ना, आप दूसरे देशों ने किसको ट्रांसफर किया, ये सारी चीजें। इसे हमारे पास एक डेटाबेस होता है, इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ वो टेक्नोलॉजी फैल रहा है। और ये बाकी दूसरे ग्रुप्स है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं लिखवा रहा था यहाँ पे, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले जब वासेनार अरेंजमेंट में चेयरमैनशिप इंडिया के पास आएगा तो हैव कंट्रोल एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी। टेररिस्ट एक्टिविटी से सबसे ज्यादा प्रभावित इंडिया भी है ना, एशिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित इंडिया है टेररिस्ट एक्टिविटीज, है ना। जब उसको पता, जब वो चेयरमैनशिप रहेगा तो उसको कंट्रोल रहेगा, उसको सारी चीजें पता होंगी कि किसके पास कौन सा वेपन जा रहा है और टेररिस्ट के पास वेपन कैसे पहुंच रहा है। मान ली कोई कंट्री, वासेनार ग्रुप का ही कोई कंट्री या बाहर का कोई कंट्री टेररिस्ट ग्रुप के साथ वेपन सप्लाई करता है, कोई ना कोई तो करता ही होगा, कहां से आता है उनके पास, है ना, इतने वेपन्स कहां से आते हैं टेररिस्ट के पास, कोई ना कोई कंट्री तो करती होगी, है ना। तो जब चेयरमैनशिप इंडिया रहेगा तो वहां तक उसको डिनाई कर सकता है, उसको लगेगा कि ये कंट्री टेररिस्ट को आर्म सप्लाई करती है किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो उसको एक्सपोर्ट पे बैन कर सकता है ना, चेयरमैनशिप इंडिया के पास रहेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है ना। दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंटी प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क, खासकर एशिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क। एंटी प्रोलिफरेशन मतलब जो फैल रहा है ना, जैसे कोई टेक्नोलॉजी बना उसको जो फैल रहा है ना, टेररिस्ट के पास पहुंच गया, या ऐसे देशों के पास पहुंच गया जो जैसे अफगानिस्तान के पास पहुंच गया, है ना, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है अभी, है कि नहीं, और उनके पास आर्म्स नहीं पहुंचे, इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकता है इंडिया, है ना, खासकर एशियन कंट्री के लिए, क्योंकि एशिया में इंडिया के लिए सबसे जरूरी है कि उसके नेबर्स, है ना, एशिया में जो उसके नेबर्स हैं वो स्टेबल रहे, क्योंकि वहां भी अगर इनस्टेबिलिटी आता है तो इंडिया को उससे अफेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एंटी प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है ताकि ये वेपन्स या ऐसे ड्यूअल यूज गुड वहां तक ना फैले, है ना, उन लोगों तक ना पहुंचे। तीसरा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब लोकतंत्र, मतलब सभी के पास, सभी को इक्वालिटी होना चाहिए, है ना, इस टेक्नोलॉजी में, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है या मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसमें जितने भी देश हैं, चाहे वो गरीब देश क्यों नहीं है ना, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी पहुंचना चाहिए, है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी या स्पेस की टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी जाना चाहिए। इसी को कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, इक्वालिटी, सभी के पास सभी का एक्सेस होना चाहिए, है ना। तो ये इंडिया इंश्योर कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, तो इंडिया के पास चेयरमैनशिप आएगा तो इस चीज को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, है ना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है कि इंडिया इसका वासेनार अरेंजमेंट का अगर मेंबर बनता है तो इससे ये फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी एनएसजी पे, एनएसजी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एनएसजी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर, जैसे इंडिया को अभी यूरेनियम चाहिए, है ना, इंडिया तो थोरियम कर लिया है, थोरियम का डिस्कवरी हो गया है इंडिया में, है ना, केरला में मोनोजाइट जो सैंड होता है उसमें थोरियम मिलता है, झारखंड में भी है, अच्छा, मतलब हमारे पास वो है, रिजर्व है। बट हम जो टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि थोरियम का हम डायरेक्ट यूज करके एनर्जी कर सके, हमें अभी भी यूरेनियम 235 पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और यूरेनियम 235 ऑस्ट्रेलिया हमें प्रोवाइड करता है, ऑस्ट्रेलिया जनरली, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा हमें देता है। तो एनएसजी का मेंबर नहीं है तो हमें इजीली नहीं मिल पाता है वो चीज, अगर एनएसजी का हम मेंबर रहते हैं तो हमें वो आसानी से मिल जाता है। और चाइना उस पर अड़ंगा लगाता है, चाइना का कहना है कि आप एनपीटी पे पहले साइन कीजिए, है ना, उसके बाद क्या किया, पाकिस्तान भी अप्लाई कर दिया उस ग्रुप के लिए, और बोल रहा है कि जब इंडिया को मिल सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं, क्योंकि दोनों लोगों ने साइन नहीं किया है एनपीटी को, है ना।
तो लेकिन दोनों का प्रोफाइल अलग है। इंडिया का प्रोफाइल है कि पीस को वो करता है, प्रमोट करता है, स्टेबिलिटी को। पाकिस्तान का प्रोफाइल अलग है, उसको तो हमेशा ग्रे लिस्ट में रखता है ना, यूएस। लेकिन फिर भी चाइना का कहना है कि जब नियम बना रहे हैं तो एक ही तरह का बनाइए ना। वो भी एनपीटी पे साइन नहीं किया है, ये भी एनपीटी पे साइन नहीं किया है, तो उसको भी लीजिए आप, पाकिस्तान को भी लीजिए। बाकी देश बोल रहे नहीं, पाकिस्तान को कैसे ले लेंगे? पाकिस्तान को ले लेंगे तो फिर हो गया काम, है कि नहीं? तो ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एनएसजी का इंडिया अगर बनता है तो इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम अभी यूरेनियम 235 को ही कन्वर्ट करके एनर्जी बना सकते हैं, थोरियम को नहीं कर सकते। वो थर्ड स्टेज टेक्नोलॉजी होता है, थोरियम को डायरेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करना। थोरियम का रिजर्व हमारे पास बहुत है, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए जिसे हम थोरियम से बना सके तो हमें एनर्जी का कोई कमी नहीं रहेगा। इतना थोरियम है हमारे पास, हम तो सप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन वही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है जिसे थोरियम से बनाया जा सके। हमें यूरेनियम 235 चाहिए, और जब तक एनएसजी का मेंबर नहीं होंगे हमें वो नहीं मिल सकता है ना। समझ में ये सारी चीजें क्यों एनएसजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एनएसजी पे भी अलग से पढ़िएगा आप लोग, है ना। एनएसजी का इंपॉर्टेंट है, इस पे डिस्कशन चल रहा है अभी एनएसजी पे, इंडिया को इसमें शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए।